सूरज की सांसें तेज चल रही थी। रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया, पागल है क्या? बाबा ने मना किया था। लेकिन सूरज जैसे किसी अजीब नशे में था। उसकी आंखें धीमे धीमे धुंधली पड़ रही थी। वो खड़ा हुआ, धीरे से बोला, वो मुझे बुला रही है रमेश। आओ सूरज आओ। रमेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, बैठ जा, ये इंसान नहीं है। पर सूरज ने झटके से हाथ छुड़ाया। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। दीपक की लौ हिली और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही नीम का पेड़ खड़ा था और उसके नीचे एक औरत की परछाई। लंबे बाल जमीन पर बिखरे हुए, सफेद साड़ी मिट्टी से सनी और पैरों की दिशा उल्टी। वो अचेरी थी, अब डायन बन चुकी थी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था, पर उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। उसने कहा, सूरज, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, आओ। सूरज के होंठ कांपने लगे। आप कौन? वो मुस्कुराई और तभी उसकी आवाज पूरी तरह से बदल गई। मैं वही हूँ जिसे मिट्टी में जिंदा दबाया गया था। अब मैं हर उस बेटे को ढूंढती हूँ जिसके बाप ने मुझे गाड़ा था। सूरज पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। रमेश पीछे से चिल्लाया, सूरज, आंखों में मत देख। पर देर हो चुकी थी। सूरज की नजरें उसकी आंखों से मिलीं और उसकी पुतलियां जैसे जम गईं। वो वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल निर्जीव। अचेरी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके घुंघरू की आवाज हर कदम पर गूंज रही थी। उसने सूरज के चेहरे पर हाथ फेरा। अब तू मेरे साथ चलेगा, जहां बाकी सब सोए हैं। रमेश चिल्लाया, सूरज! पर हवा इतनी तेज थी कि आवाज दब गई। अगले ही पल वो औरत गायब हो गई और सूरज भी। सिर्फ उसके पैरों के निशान रह गए, उल्टे, गीली मिट्टी में गहराई तक धंसे हुए। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे, रमेश चौपाल में बेहोश पड़ा था और सूरज कहीं नहीं था। बाबा लक्ष्मी ने जब नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करवाई तो मिट्टी से एक हाथ बाहर निकला, बिल्कुल ताजा। बाबा ने सिर झुका लिया। वो फिर लौट आई। रात होते ही गांव में किसी ने फुसफुसा कर कहा, किसी ने आज फिर नीम के नीचे रोती औरत देखी है। और फिर सब दरवाजे बंद कर लिए। चांदपुर की डायन अचेरी फिर किसी और के सपनों में आने लगी। क्या रमेश सूरज को उस डायन के चंगुल से छुड़ा पाएगा, या चांदपुर की डायन अब उसकी जिंदगी भी निगल जाएगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।